जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मूड में। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी जो रेलवे का सारा जो एग्ज़ाम है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट वो साइंस का है। और साइंस के लिए साइंस आप कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे या फाउंडेशन क्लास किए होंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है क्या, रिवीजन करना। क्योंकि पढ़ लेना तो अच्छी बात है कि पढ़ लेते हैं सब लोग, लेकिन रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाने के कारण एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो वह हम लोग कर नहीं पाते या गलत हो जाता है। तो उसको याद रखने के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना और सबका स्पेशल प्रैक्टिस सेट या फुल मॉक टेस्ट लगाना ये सब जरूरी है। तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाते होंगे। तो साइंस का 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि रिमाइंडर से है। सामान्य विज्ञान का 40 अभ्यास सेट है, इसमें प्रैक्टिस सेट है, 40 प्रैक्टिस सेट है इसमें। सब में यानी कि एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है। साइंस का 50 क्वेश्चन है। अगर 40 इसका प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो साइंस का कहीं से भी अगर जो आपका भूल रहे होंगे या क्वेश्चन जो फंस रहा होगा, रिवीजन के माध्यम से आपको सब याद रहेगा और सब याद हो जाएगा और तैयारी जो है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। और ये बुक कौन सा है देख लेते हैं। बुक है क्या, ऑल इंडिया प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। द एम का है। पब्लिकेशन क्या है, द एम है। रिमाइंडर सामान्य विज्ञान है। रिमाइंडर का सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रीवियस प्रश्नोत्तर सेट इसमें दिया गया है। और प्रैक्टिस सेट भी है। कितना, 40 प्रैक्टिस सेट है इसमें। 40 प्रैक्टिस सेट है। तो शुरू करेंगे। आज इसका पहला नंबर जो प्रैक्टिस सेट है उसमें थोड़ा मिसप्रिंट होने के कारण थोड़ा सही नहीं लग रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। दूसरा क्लास आज पहला होगा, लेकिन दूसरा प्रैक्टिस सेट से शुरू करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है और शुरू करना है। कम समय में रिवीजन कराएंगे ताकि आप लोग के लिए भी फायदेमंद हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा तत्व कौन सा होता है। तो तीसरा तत्व इसमें कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। तीसरा तत्व कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे। यानी कि दो मग चिपका हुआ है, उसको ठंडा पानी से अलग करना है। तो कैसे हम करेंगे अलग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए में दिया गया है बाहरी मग पर ठंडा पानी डालकर, बी में है अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डालकर, सी में है दोनों मग्गों को ठंडे पानी में रखकर, डी में है ठंडे पानी के उपयोग से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी, ऑप्शन बी, अंदर के मग में ठंडा पानी डालकर हम इसे अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है। 3वां प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। किसने कहा था सर्वप्रथम। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, कोपरनिक्स ने कहा था। कोपरनिक्स ने कहा था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण क्या होता है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। टाइम ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो वही अच्छा रहेगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, गाँव में एक बड़े पात्र में दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है, इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि दूध से जो मक्खन निकाला जाता है या दही से मक्खन निकाला जाता है, तो भौतिकी के किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आंसर का क्या हो जाएगा, ए में है विसरण, बी में है निस्तारण और सी में है अपकेंद्रण। इसका आंसर सी हो जाएगा, अपकेंद्रण हो जाएगा। और जब आंसर सी हो गया तो फिर डी में क्या ऑप्शन है देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन जो है वह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से सही कथन क्या होगा। यानी कि गुरुत्वीय बल जो है अचानक अगर लुप्त हो जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। इसका आंसर तो एक ही हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर।
ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा, यानी कि द्रव्यमान कहीं पर भी नहीं बदलता है, तो द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा और भार जो होगा वह शून्य हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, ग्रह की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि ग्रह की जो गति का नियम है वह किसने दिया था। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केपलर ने दिया था। ग्रह की गति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, सूची 1 यानी कि सूची मिलान करना है इसमें, सूची 1 व सूची 2 की तुलना करके नीचे दिए गए कूट के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची मिलान करना है, ए बी सी डी में दिया गया है और नीचे भी होगा इसका मैनोमीटर, फेदोमीटर, क्रायोमीटर, डेजीमीटर। तो मैनोमीटर के द्वारा क्या होता है, वायु दाब मापते हैं, मैनोमीटर के द्वारा वायु दाब मापते हैं, फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापते हैं, क्रायोमीटर के द्वारा और डेजीमीटर के द्वारा दोनों मिलान कर लेते हैं। ये दोनों सिंपल है, ये दोनों आप लोगों को भी पता होगा। चलिए नीचे इसको मिलान करते हैं। नीचे दिया गया है मैनोमीटर हो जाएगा गैस का दाब, यानी कि 2 नंबर पहले आएगा, 2 नंबर पहले आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, फेदोमीटर का हो जाएगा समुद्र की गहराई, 1 आ जाएगा, यानी कि 2 1 उसके बाद क्या आ जाएगा 2 1, उसके बाद गैस का घनत्व। पहले देख लेते हैं ऑप्शन में 2 1 ए नंबर ऑप्शन में डायरेक्ट यहाँ पर आंसर मिल रहा है 2 1, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर 2 1 पहले मिल रहा है, तो बस इतना ही पर आंसर हम लोग ठीक कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ए। अब समझ लेते हैं, ए का हो गया 2, बी का हो गया 1 और सी का 4 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा 4, यानी कि गैस का घनत्व जो है क्रायोमीटर के द्वारा मापा जाता है, क्रायोमीटर के द्वारा गैस का घनत्व मापा जाता है और डेजीमीटर के द्वारा निम्न ताप को मापा जाता है, डेजीमीटर के द्वारा निम्न ताप को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, यानी कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य है जिसका तरंग दैर्घ्य जो है वह अधिकतम होता है। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे, क्या है, गाय पदरी असुरेदी, इसका ट्रिक है। कौन सा तरंग दैर्घ्य जो है चुंबकीय तरंग, वह सबका क्रम जो दिया गया है उसका ट्रिक क्या है, गाय पदरी असुरेदी। तो उसमें गामा से शुरू होता है और दीर्घ किरण तक लास्ट उसका दीर्घ किरण है, तो गामा किरण से दीर्घ किरण की ओर जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। तो यहाँ का क्या कह रहा है कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी, तो गामा का न्यूनतम हो जाएगा और दीर्घ तरंग का अधिकतम हो जाएगा। तो दीर्घ तरंग के पहले कौन आ जाएगा, गाय पदरी असुरेदी यानी कि अवरक्त किरण आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, अवरक्त हो जाएगा, अवरक्त का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा, अवरक्त किरण, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से अवरक्त हो जाएगा, लेकिन सबसे अधिक हो जाएगा दीर्घ तरंग का सबसे अधिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है, पिच किस पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति पर। ऑप्शन बी हो जाएगा, आवृत्ति पर निर्भर करती है। और आयाम जो है वह तारत्व पर निर्भर करता है। तारत्व जो है वह किस पर निर्भर करता है, आयाम पर, तारत्व आयाम पर, और आवृत्ति जो है वह पिच। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, घरेलू विद्युत तार स्थापन यानी कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग, यानी कि घर में जो बिजली जो वायरिंग किया जाता है, बिजली का जो वायरिंग किया जाता है घर में, तो वह कौन सा संबंध है, श्रेणी संबंधन है या समानांतर संबंधन है या श्रेणी और समानांतर दोनों है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समानांतर क्रम में। और समानांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है समानांतर क्रम में यह समान होता है, वोल्टेज समान होता है और धारा जो होता है वह भिन्न होता है, धारा भिन्न होता है और वोल्टेज समान होता है। और ये श्रेणी क्रम की बात करें तो इसमें क्या होगा, धारा समान हो जाएगा, धारा समान हो जाएगा और वोल्टेज जो होगा वह भिन्न हो जाएगा, उल्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, इसका ऑप्शन दूसरे साइड है, पढ़ लेते हैं पहले प्रश्न को।
प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो पहला ऑप्शन ए में है प्रेरक, प्रेरक ये वाला नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन है यहाँ पर, अगला ऑप्शन है डायनमो, 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 और सी में क्या है ट्रांसफार्मर, और डी में है मोटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोटर हो जाएगा। मोटर यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और डायनमो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से क्या कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर में अगर कोई गलती हो जाता है तो उस गलती को क्या कहते हैं, यानी कुछ भी अगर गलत हो जाता है उसको क्या कहते हैं, उसका अपना कोड वर्ड क्या होता है, बग होता है, बग, यानी कि उसका अपना लैंग्वेज जो होता है उसमें क्या कहते हैं, गलत को बग कहते हैं, बग। आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न है, एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट बराबर कितना होता है, एक बाइट बराबर क्या होता है, एक बाइट बराबर होता है 8 बाइनरी होता है, एक बाइट बराबर 8 बाइनरी होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा 15 का, ये हो जाएगा 8 बाइनरी। अगला प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का, यानी कि इससे पहले भी ये वाला प्रश्न था और उसी तरह का लग रहा है कि सेम प्रश्न आ गया है। द्रव्यमान व भार दोनों शून्य होता है, नहीं, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है और भार शून्य रहता है। हाँ, ये हो जाएगा आंसर, 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द्रव्यमान उसका अपरिवर्तित रहता है, यानी कि द्रव्यमान नहीं बदलता है, और भार जो होता है वह शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। 17 नंबर क्या है प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है, गन मेटल, गन मेटल जो है मिश्र धातु है, यह गन मेटल क्या है, मिश्र धातु है, और यह किसकी मिश्र धातु है, यानी किसके मिश्रण के द्वारा बनाया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तांबा, टीन और जिंक। डी हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा, टीन और जिंक, यानी कि जस्ता हो जाएगा। और फ्यूज जो होता है, फ्यूज जो होता है किसका मिश्रण होता है, सीसा और टीन का। सीसा यानी कि पीबी होता है सीसा, और टीन हो जाएगा एसएन, इसका मिश्रण होता है फ्यूज। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 में क्या है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता यानी कि अंधापन आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, यानी कि शराब का ये सब मिश्रण है, यानी कि इस शराब का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है एथिल एल्कोहल, एमिल एल्कोहल, बेंजीन एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, यानी कि सब एल्कोहल है, यानी कि सब शराब की श्रेणी में ही आता है। लेकिन इसमें हानिकारक सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सा है, मेथिल एल्कोहल सबसे ज़्यादा हानिकारक है, यानी कि जहरीला है मेथिल एल्कोहल, जिससे क्या होता है, अंधापन आ जाता है, यानी कि अंधापन की बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, भारी जल एक प्रकार का है, भारी जल एक प्रकार का है, क्या है, शीतलक है, अयस्क है, ईंधन है, क्या है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, मंदक, यानी कि भारी जल जो है वो मंदक के रूप में कार्य करता है, और भारी जल को क्या कहते हैं, D2O कहते हैं, D2O। इसका अनुभार कितना होता है, 20 होता है, 20 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय कौन सा है, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो आप लोगों को भी पता होगा कि बिजली का सबसे सुचालक जो होता है सबसे अधिक कौन सा है, चांदी हो जाएगा, चांदी, क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, और इसमें चांदी हो गया आंसर। और जस्ता जो है, जस्ता क्या है, जस्ता लोहे पर जंग लगने से बचाया जाता है, यानी कि जस्ता लोहे पर चढ़ाकर उसे क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। जस्ता जंग से बचाने के लिए लोहे को। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, चांदी, क्या हो जाएगा, चांदी।
अगला प्रश्न, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप लोग बताइए। आंसर क्या होगा इसका? 7.4 हो जाएगा। सी, रक्त का पीएच मान आप लोगों को पता होगा 7.4। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है कि दूध निम्न का उदाहरण है, यानी कि दूध किसका उदाहरण है? ऑप्शन में क्या है? जैल है, झाग है, पायस है, निलंबन है। किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी, पायस, यानी कि दूध जो है वह पायस का उदाहरण है। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, कौन सा तत्व उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है? यानी कि खाद जो होता है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फास्फोरस। कौन सा उपस्थित नहीं रहता है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। आंसर क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26 है। 26 नंबर प्रश्न क्या है? नाभिक का आकार क्या होता है? तो अगर नाभिक की बात करें तो परमाणु के अंदर जो होता है नाभिक का कितना होता है उसका आकार? नाभिक का आकार कितना होता है? 10 के पावर 15 होता है, 10 के पावर -15 मीटर होता है। नाभिक का आकार 10 के पावर -15 मीटर। और परमाणु के आकार की बात करें तो 10 का पावर -10 हो जाएगा। परमाणु की आकार, परमाणु का आकार हो जाएगा 10 के पावर -10 मीटर। और 10 के पावर -9 ये क्या हो जाएगा? 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाता है? अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस का रंग कैसा हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यानी कि अम्ल को जब विलयन में डुबाएंगे अम्ल को, तो वह क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अम्ल यानी कि एसिड, ए हो गया। और विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पत्र, नीला यानी कि ब्लू, और लाल यानी कि रेड, यानी कि अम्ल जब भी लिटमस पेपर में डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ABR। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ABR रखेंगे। यानी कि अम्ल जो है वो रंग बदलेगा। अम्ल क्या करेगा? ब्लू से लाल हो जाएगा। अम्ल ब्लू से लाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। आंसर लाल। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना, यानी सूची को मिलाना है। चलिए सूची को मिलाते हैं। सूची 1 और सूची 2 क्या है? ए में है मलेरिया, बी में फाइलेरिया, और सी में एंसीफेलाइटिस, और डी में है ल्यूकेमिया। ए का हो जाएगा 5 नंबर, और बी का हो जाएगा 4 नंबर, और एंसीफेलाइटिस का हो जाएगा क्या? 2 नंबर हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। और ल्यूकेमिया क्या हो जाएगा? बोन मेरो। तो यहाँ पर क्या हो गया? पहले आ गया 5, उसके बाद 4, 5 4 2 1, 5 4 2 1 आ गया। अब हम लोग मिलान कर लेते हैं। 5 4 2 1 किस में है? यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में 5 4 2 1, 5 4 2 1 क्या है? ऑप्शन बी है। 5 4 2 1 क्या है? बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल्जाइमर रोग मानव में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? यानी कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मस्तिष्क। यानी कि अल्जाइमर रोग जो होता है वह मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। अगला प्रश्न है 30 नंबर, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है वसा के द्वारा, बी में कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा, सी में प्रोटीन, डी में विटामिन। किसके द्वारा होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन के द्वारा। ऊतकों का निर्माण जो होता है वह प्रोटीन के द्वारा होता है। अब प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एमिनो अम्ल के द्वारा होता है, एमिनो अम्ल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, लार यानी कि सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? सलाइवा जो होता है वह मुख में बनता है, मुख में, और यह किसके पाचन में सहायता करता है? आंसर क्या होगा? प्रोटीन, वसा, रेशा, स्टार्च। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च यानी कि इसे क्या कहते हैं? मड भी कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, स्टार्च हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? मानव भ्रूण का हृदय जो है वह कितने दिनों पर स्पंदन करने लगता है?
आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, यानी कि 4 सप्ताह के बाद। 4 सप्ताह के बाद क्या होता है? मानव भ्रूण का हृदय जो है वह स्पंदन करने लगता है। 4 सप्ताह के बाद स्पंदन करने लगता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। यहाँ पर दिया गया है 3 ऑप्शन दिया गया है। इसमें है, एक में क्या है? क्लोरोफिल आवश्यक है, बी में है, 2 में जल एवं सूर्य का प्रकाश, और 3 में क्या है? ऑक्सीजन। इसमें आवश्यक क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफिल और जल एवं सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल, जल एवं सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 वाला, यानी कि सी में है 1 2। आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, जल, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, यानी कि जीभ का जो भाग होता है वह कितना? 4 भागों में बांटा गया है, और 4 भागों में कौन सा भाग जो है वह मीठा स्वाद बताता है? मीठा स्वाद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी, अग्रभाग, यानी कि अग्रभाग जो है वह मीठा स्वाद को बताता है, और आगे के जस्ट पीछे वाला जो होता है, जो गले से लगा रहता है, वो क्या बताता है? कड़वा, यानी कि तीखा स्वाद बताता है, और साइड वाला जो है वह नमकीन स्वाद बताता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है, 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? यानी कि आवर्त सारणी के वर्ग 5 में जो तत्व उपस्थित है वह कौन सा है? नाइट्रोजन है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, बिस्मथ है। इन चारों तत्वों में सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा? सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मथ हो जाएगा, बिस्मथ। यानी कि आवर्त सारणी में वर्ग में अगर ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में धात्विक गुण क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? इसमें दिया गया है संगमरमर, ग्रेफाइट, पीतल, पेट्रोलियम कोक। क्या होगा इसका आंसर? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संगमरमर। यौगिक कौन सा है? संगमरमर यौगिक है। इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, यानी कि सूची मिलान वाला है। देख लेते हैं सूची इसका मिला के क्या हो जाएगा। चांदी का संकेत क्या है? Ag है। सोना क्या है? Au 4 हो गया। पारा का हो जाएगा Hg 5 हो जाएगा। सीसा क्या हो जाएगा? Pb हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे क्या, ए का क्या हो गया? 5, सॉरी ए का हो गया 2, यानी कि 2 के बाद क्या हो जाएगा? सोना का 4, 2 4, उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा 5, 2 4 5, उसके बाद हो जाएगा 4 का 1, 2 4 5 1, 2 4 5 1, 2 4 5 1 वाला आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 2 4 5 1, 2 4 5 1, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 4 5 1। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 38 नंबर, मानव समूह संबंधित है। इसमें ऑप्शन ए में है मानव समूह संबंधित, ऑप्शन में ए में है यह क्लास कोडेटा में वर्ग में आते हैं। क्लास कोडेटा में, यानी कि मानव की बात कर रहा है तो यहाँ क्लास कोडेटा नहीं होगा। अगला है बी में, यह फाइलम कोडेटा के अंतर्गत आता है, ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं ऑप्शन सी डी ऑप्शन देखते हैं। सी में क्या है? यह फाइलम मेमिलिया में आता है, के अंतर्गत आता है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यह फाइलम कोडेटा के अंतर्गत आता है। फाइलम कोडेटा के अंतर्गत क्लास मेमिलिया में आता है, फाइलम मेमिलिया नहीं होगा, क्लास मेमिलिया में आता है, क्लास मेमिलिया में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं फैलती है? यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन में दिया गया बीमारी, कौन सा इसमें मच्छर के द्वारा नहीं फैलने वाला है? ऑप्शन ए में है डेंगू ज्वर, फाइलेरियोसिस, सी में है निद्रा व्याधि, और डी में है मलेरिया। इसमें से कौन सा बीमारी है जो मच्छर के द्वारा नहीं फैलता, यानी कि वाहक जो है वह मच्छर नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हो जाएगा सी,
निद्रालु व्याधि यानी कि स्लीपिंग सिकनेस जिसे कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस जो है वह मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। बाद बाकी डेंगू हो गया, डेंगू ज्वर ये मच्छर के द्वारा फैलता है। फाइलियोरिसिस ये भी मच्छर के द्वारा फैलता है। मलेरिया भी मच्छर के द्वारा फैलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निद्रा व्याधि यानी कि स्लीपिंग सिकनेस जो है वह मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है, तो वस्तु का घनत्व क्या होगा? 40 का क्या है? इसका घनत्व पूछा जा रहा है। घनत्व क्या हो जाएगा इसका? घनत्व इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई कितनी होती है? बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा 0.4 माइक्रोन। 0.4 माइक्रोन। अगला प्रश्न है 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, यानी कि साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर दिया गया त्रिज्या इसकी बढ़ जाती है, बी में इसकी त्रिज्या कम हो जाती है, इसकी त्रिज्या अपरिवर्तित रहती है या संकुचित हो जाती है। तो जब भी साबुन का बुलबुला जब आवेशित होता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, और जब आकार बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। आकार जब बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, त्रिज्या बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है एमरी यानी EMERY एमरी। एमरी क्या है? एमरी किस यौगिक को कहा जाता है? एमरी किस यौगिक को कहा जाता है? बी में इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? एमरी सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं एमरी। अशुद्ध कुरंडम को कहते हैं, अशुद्ध कुरंडम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण। अशुद्ध कुरंडम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। अशुद्ध कुरंडम और आयरन ऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि इसी के मिश्रण को एमरी कहते हैं, एमरी। अगला प्रश्न 44 नंबर। निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक कौन सा है? इसमें कौन सा कार्बनिक यौगिक है? अमोनिया सल्फेट। अमोनिया सल्फेट का क्या होता है रासायनिक सूत्र? NH4SO4 होता है। अमोनियम सल्फेट है, NH4SO4 होता है। इसमें कार्बन नहीं है। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, NaCl होता है। इसमें भी कार्बन नहीं है। जल का H2O होता है, H2O, इसमें भी जल नहीं है कार्बन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफार्म जो है वह कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। अगला प्रश्न है क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? यानी कि क्वार्ट्ज घड़ी जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दाब विद्युत प्रभाव, यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि क्वार्ट्ज घड़ी जो है वह दाब इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर प्रश्न है छूतग्रस्त गाय का दूध किस बीमारी को फैलाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए में चेचक, बी में तपेदिक है, सी में हैजा है और डी में स्कर्वी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तपेदिक हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा तपेदिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न क्या है? पौधे के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? यानी कि किसी भी पौधे के पोषण के लिए 16 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा नहीं है? बोरॉन जो है वो है, क्लोरीन है, मोलिब्डेनम ये भी है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, कोबाल्ट, यानी कि 16 तत्वों में कोबाल्ट नहीं आता है, यानी कि कोबाल्ट जो है वो पोषण में। अगला प्रश्न है पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? यानी कि पौधा मृदा से अपना भोजन जो प्राप्त करता है वह किस अवस्था में, यानी कि अवस्था कहने का मतलब है कि उसका प्रारूप कैसा होता है। जैसे ठोस द्रव गैस होता है, ये सब उसका पदार्थ की अवस्था हो गया, उसी तरह अवस्था इसका बताना है। कोलाइड अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ठोस अवस्था में या विलयन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का हो जाएगा आंसर। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विलयन में, यानी कि पौधे जो है वो अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं वह किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा प्राप्त करते हैं। फ्लोएम के द्वारा वह प्राप्त करते हैं। तो फ्लोएम क्या है? नली है, और नली क्या? जड़ से जो भोजन अपना प्राप्त करता है तो वह रस के द्वारा करता है। तो वह किस फॉर्म में रहता है? तो विलियन रहता है, यानी कि तरल रहता है, तरल।
और विलियन जो होता है वह तरल का ही होता है, तरल का। आंसर क्या हो जाएगा? विलियन हो जाएगा, विलियन हो जाएगा, ऑप्शन ए विलियन। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है, 49 नंबर प्रश्न है, हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? यानी कि हीरा का जो खनिजीय बनावट जो है वह किसका है, किसका है बनावट? आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी यानी कार्बन का, कार्बन का, क्योंकि हीरा जो है वह किसका, कार्बन का ही अप्रूफ है, हीरा कार्बन का ही अप्रूफ है। और कार्बन का अप्रूफ और कौन सा है? ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूफ है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, और आज के पहला क्लास और प्रैक्टिस सेट दूसरा है, इसका लास्ट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ध्वनि तरंग सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसमें और ऑप्शन है, देख लेते हैं। बी में क्या, दृश्य तुरंत शुरू हो जाता है लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो मिल गया लेकिन नीचे भी देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ध्वनि तरंग जो है वह तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नीचे देख लेते हैं इसका ऑप्शन सी में क्या है, या टीवी कंपनी पर निर्भर करता है, टीवी कंपनी पर निर्भर करता है। टीवी रहेगा हम लोग के पास तो उसको चालू करेंगे तो टीवी कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं ना करेगा। डी में है श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, ये भी नहीं होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा, ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है। चलिए, कैसा लगा आप लोगों को देखिएगा, और आप लोग देखिएगा कि यह प्रैक्टिस सेट करने से आप लोगों का रिवीजन कितना अच्छा हो रहा है। और डेली शाम को इसी टाइम में क्लास हो जाएगा, आप लोग डेली अपना प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। 50 क्वेश्चन का है, ये आप लोग के लिए रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।